शाम के ठीक 6 बजे थे, लेकिन आसमान में ऐसा अंधेरा छाया हुआ था जैसे लग रहा था कि रात के 9 बज चुके हों। एक पुराना खटारा रिक्शा हिचकोले खाता हुआ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। रिक्शा के अंदर केवल 2 लोग थे, एक रिक्शा वाला और दूसरा पिछली सीट पर बैठा आर्यन। आर्यन जो दिल्ली का एक खोजी पत्रकार था, रिक्शा से बाहर देख रहा था। बाहर रात की धुंध इतनी घनी थी कि 5 फीट दूर का पेड़ भी किसी भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। अचानक रिक्शा एक जोरदार झटके के साथ रुक जाता है। लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। इससे आगे मेरा रिक्शा नहीं जाएगा, तुम्हें यही उतरना होगा। भाई साहब, लेकिन नक्शे के हिसाब से काली घाटी गांव अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और आप मुझे यहाँ बीच में डरावने जंगल में क्यों उतार रहे हो? रिक्शा वाले ने अपना सिर घुमाया और आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रिक्शा के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। बेटा, तुम यहाँ नए हो क्या? इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई भी गाड़ी या इंसान काली घाटी गांव की सीमा पार नहीं करता। वो सामने जो पुराना बरगद का पेड़ देख रहे हो ना बेटा, उसके पार करते ही काली घाटी गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। मेरा रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाता। अरे तो भाई, मैं 4 किलोमीटर इस जंगल के रास्ते से इतनी रात को मैं क्या चलकर जाऊंगा क्या? और आपको डर किस बात का लग रहा है? इस रास्ते से क्या डाकू रहते हैं क्या? रिक्शा वाले की आंखों में अब और भी गहरा डर उतर आया था। उसने कांपती हुई आंखों से बाहर इशारा किया। उसकी नजरों में दया नहीं बल्कि चेतावनी थी। डाकू होते तो हम बंदूक लेकर चले जाते बेटा। वहां वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़ सकती, काला पानी। आर्यन को लगा ये ड्राइवर उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा किराया मांग सके, या फिर ये स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपना भारी बैग हाथ में लिया और रिक्शे से नीचे उतर गया। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। जैसे ही आर्यन रिक्शा से नीचे उतरा, रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा पलटा और वापस जाने लगा, जैसे रिक्शा वाला किसी मौत के मुंह से भाग रहा हो। देखते ही देखते रिक्शा वाला रिक्शा लेके उस अंधेरे धुंध में गायब हो गया। अब उस डरावने जंगल में अकेला सिर्फ आर्यन था। सामने घना जंगल और एक जानलेवा सन्नाटा। ठंड इतनी थी कि आर्यन की हड्डियां तक जम गई थीं। उसके बैग में जो टॉर्च थी वो उसने जलाई और आगे रास्ते से चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला, कांटों भरा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चलते हुए आर्यन को बार बार लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई चल रहा हो। पत्तों की आवाज उसके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। चलते चलते आर्यन खुद से बातें कर रहा था। ये सिर्फ हवा है। मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ से आया हूं, इसलिए शांति मुझे अजीब लग रही है। मुझे सिर्फ समीर को ढूंढना है। आर्यन उसके छोटे भाई को ढूंढने उस काली घाटी गांव जा रहा था। समीर आर्यन का छोटा भाई, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, 2 महीने पहले उसी काली घाटी गांव में गया था। और आखिरी बार जब उसने घर फोन किया था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा था, भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए आर्यन खुद उसे ढूंढने इस काली घाटी गांव आया था। करीब 1 घंटे चलने के बाद धुंध थोड़ी कम हो गई थी। उसे दूर कुछ मध्यम रोशनियां दिखाई दी जो काली घाटी गांव के घरों से आ रही थी। कुछ ही सामने जाने के बाद काली घाटी गांव का प्रवेश द्वार आ जाता है, लेकिन उस प्रवेश द्वार पे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड बना हुआ था जिस पर लिखा था, काली घाटी गांव, आना मतलब मौत को बुलावा देना है। ये देख के आर्यन घबरा जाता है।
थोड़ी देर बाद गांव में कदम रखते ही आर्यन को एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली लकड़ी और पुराने फूलों के सड़ने की मिली जुली बदबू हो। गांव के घर पत्थरों और लकड़ी के बने थे। हर घर का दरवाजा कसकर बंद था। खिड़कियों से चमकती रोशनी आ रही थी। काली घाटी गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। न कुत्ते भौंक रहे थे, न ही किसी इंसान का शोर शरबा चल रहा था। जबकि अभी शाम के 7:30 ही बजे थे। किसी भी गांव में इस समय चौपाल पर लोग होते हैं, लेकिन आज इस गांव में शमशान जैसी शांति थी। आर्यन एक घर के पास रुका और दरवाजा खटखटाया। सुनिए, कोई है क्या घर में? मैं शहर से आया हूं। मुझे इस गांव के सरपंच का घर जानना है। अगर कोई घर के अंदर है तो प्लीज मेरी मदद करो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आर्यन ने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और सांस रोके उसकी बातें सुन रहा है। कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था। आर्यन आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। आर्यन उसके पास गया और बोला, काका राम राम। मेरा नाम आर्यन है और मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे यहां रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? बूढ़े ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और आंखें सफेद मोतिया बिंद से धुंधली थीं। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। वापस चले जाओ मुसाफिर, ये जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है। मैं वापस नहीं जा सकता काका। मेरा छोटा भाई समीर इस गांव में आया था। मुझे उसे ढूंढना है। जैसे ही आर्यन ने उसके छोटे भाई समीर का नाम लिया, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसने घबरा कर आर्यन को कहा, जो कुछ दिन पहले कैमरा लेके इस काली घाटी गांव में आया था, वो कैमरे वाला लड़का वो क्या तुम्हारा भाई है क्या? हाँ हाँ काका, मैं उसका भाई हूं। कहाँ है वो काका? क्या आप जानते हैं क्या उसे? बूढ़े ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे किसी बात का डर हो कि हवाएं उनकी बातें तो नहीं सुन रही है। उसने आर्यन को अपने पास नजदीक बुलाया और उसको धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा छोटा भाई इस गांव में जो काला पानी का तालाब है उसके तरफ गया हुआ था। मैंने उसे रोका भी था, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे कहा था कि अमावस आने वाली है, उस तालाब के पानी के पास मत जा, लेकिन वो माना नहीं। वो कहता था कि उसे उस काला पानी तालाब की तस्वीरें लेनी है। अब वो उस काला पानी तालाब का हो गया है। क्या मतलब काका? काला पानी का तालाब? उसमें मेरा भाई डूब गया क्या? अगर डूब गया तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस? यहां पुलिस नहीं आती बेटा, और वो डूबा नहीं है। उसे उस काला पानी तालाब ने अपने अंदर खिंच लिया है। काला पानी तालाब में लोग सिर्फ डूबते नहीं है, वो उसे सोख लेता है। उस इंसान की आत्मा, शरीर और उसकी यादें, सब कुछ। आर्यन को उस बूढ़े की बात पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये बूढ़ा पागल है। काका, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि वो काला पानी का तालाब किस तरफ है। मैं खुद उस काला पानी के तालाब के पास जाके देख लूंगा। बूढ़े की आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, गांव के उत्तर दिशा में जंगल के पार, लेकिन आज रात मत जाना। आज रात हवा में नमी ज्यादा है। जब नमी बढ़ती है तो वो उस तालाब का काला पानी फैल जाता है। आज मेरे घर रुक जा, सुबह चले जाना, अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। रात घनी हो चुकी थी और जंगल में अकेले जाना बेवकूफी होती। वो बूढ़े के घर में रुकने के लिए तैयार हो गया। उसी पल दोनों साथ साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर में आ जाते हैं। बूढ़े का नाम हरिया था। उसका घर छोटा था, जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक रसोई थी। हरिया ने आर्यन को खाने के लिए सूखी रोटी और प्याज दिया। लालटेन की रोशनी में दोनों बैठे थे। हरिया काका,
ये काला पानी तालाब का क्या किस्सा है? आखिर एक तालाब से पूरा गांव इतना डरता क्यों है? बरसों पहले की बात है बेटा। वो तालाब ऐसा नहीं था। उसका पानी कांच जैसा साफ सा था। हम उस तालाब के पानी को अमृत कहते थे। लेकिन फिर गांव में पानी का अकाल पड़ा और फिर गांव के तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा कि गांव के तालाब को बलि चाहिए। लोगों ने जानवरों की बलि दी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अगली बार भैरवनाथ ने कहा कि तालाब को इंसान का खून चाहिए। भैरवनाथ के पागलपन में गांव वालों ने एक अनाथ बच्ची को उस तालाब में फेंक दिया। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। फिर क्या हुआ काका उस बच्ची का? बेटा, बच्ची उस तालाब में डूब के मर गई। उसी समय आसमान काला हो गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो पानी नहीं था, वो काला कीचड़ जैसा तेजाब था। तब से उस तालाब का पानी काला पड़ गया। वो बच्ची आज भी वहां उस तालाब में भटकती रहती है। उस तालाब में वो अकेली है, इसलिए वो दूसरों को बुलाती है खेलने के लिए। आर्यन को कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हरिया के बताने के तरीके में एक सच्चाई थी जो रोंगटे खड़े करने वाले थे। ये सब अंधविश्वास है काका। समीर शायद कहीं फंस गया होगा। बेटा, तुम आजकल के जमाने के हिसाब से बातें कर रहे हो। बेटा, तुमको ये बातें झूठी लगती होगी, लेकिन ये बातें झूठी है नहीं। अब ऐसा करो, तुम सो जाओ। ये बातें हम कल करते हैं। रात बहुत हो गई है। और हां, बस एक बात याद रखना, अगर रात को घर के बाहर से कोई आवाज दिए या दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे वो आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। आर्यन एक फटे हुए कंबल को ओढ़कर जमीन पर सो गया। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। घर के बाहर रात के अंधेरे में डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि आज की रात काली घाटी गांव में कुछ अनहोनी होने वाली हो। रात के ठीक 2 बज चुके थे। घर के अंदर आर्यन और बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। तभी अचानक आर्यन की आंख खुल जाती है। सन्नाटे में वो आवाज बहुत तेज लग रही थी। आवाज खिड़की से आ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। हरिया काका कोने में सोए हुए थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। आर्यन उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रात के 2 बज चुके हैं और इतनी रात को कौन हो सकता है जो दरवाजा खटखटा रहा है? तभी आर्यन ने मन में सोचा कि शायद कोई जानवर हो। तभी बाहर से एक आवाज आई, एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन दबी हुई आवाज। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आर्यन का खून जम गया। ये समीर की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बचपन में जब वो बाहर खेल कर आता था और दरवाजा खटखटाता था। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। वो खिड़की की तरफ जाने लगा। समीर, बाहर तुम हो क्या? हाँ भैया, मुझे इस गांव से ले जाओ, वो आ रही हैं। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ही डर लग रहा है। आर्यन का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे हरिया की चेतावनी याद आई। बेटा, चाहे वो आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो, भूल कर भी दरवाजा खोलना मत। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर उसका भाई बाहर ठंड में अकड़ रहा था। तभी आर्यन बाहर खड़े उसके भाई समीर को कहता है, समीर, तुम खिड़की के पास आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। आर्यन ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घोर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च चलाई और खिड़की से बाहर रोशनी मारी। रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा, उसके हलक से जान निकल गई, लेकिन आवाज मुंह में ही दब गई। बाहर उसका भाई समीर खड़ा था, या कम से कम समीर जैसा कुछ। उसके कपड़े वही थे जो उसने फोटो में पहने थे। उसका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ था, लेकिन सबसे भयानक उसका चेहरा था।
उसकी आंखें नहीं थीं, उसके होंठ सिले हुए थे। तो फिर आवाज कौन निकाल रहा था? तभी आर्यन ने देखा कि समीर के पीछे अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी और आवाज उस परछाई के पेट से आ रही थी, जो समीर जैसी आवाज निकाल रही थी। भैया, तुमने दरवाजा नहीं खोला, अब मैं अंदर आ रहा हूं। और तभी अचानक खिड़की से जोर जोर से आवाजें आने लगी। क्या हुआ बेटा? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तूने किसी को देखा क्या? काका, मेरा भाई समीर बाहर है, लेकिन वो समीर नहीं है काका, वो कुछ और है। तभी बूढ़े आदमी ने घर के अंदर से कुछ लाल मिर्च और एक नींबू लाकर उस खिड़की के पास लटका दिए। जैसे ही खिड़की पे नींबू और लाल मिर्च लटका दी, वैसे ही बाहर का शोर अचानक रुक गया। एकदम सन्नाटा। कुछ पलों बाद खिड़की के बाहर से एक गीली फिसलन भरी हंसी की आवाज आई। कल मिलेंगे आर्यन, मेरे तालाब का काला पानी प्यासा है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। उसके बाद कदमों की आवाज दूर जंगल की तरफ जाती हुई सुनाई दी। आर्यन पसीने से तरबतर हो गया था। उसे अब समझ आ गया कि वो किसी साधारण गुमशुदगी के मामले को सुलझाने नहीं आया है। ओह, तो इस काली घाटी गांव में अपनी मौत लेकर आया है। काका, वो क्या था? बेटा, वो उसी तालाब में डूबी हुई लड़की की परछाई थी। वो तुझे आजमाने आई थी। अब वो जानती है कि तू यहां है और तू तेरे छोटे भाई समीर को लेने आया है। अब बेटा, तुझे सावधान होना होगा। कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी होगा। काका, मुझे कल ही उस काला पानी तालाब पर जाना होगा, इससे पहले कि वो मेरे भाई के शरीर के साथ और कुछ करे। वहां जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा बेटा। काका, मेरी मौत तो तब होगी जब मैं बिना कोशिश किए वापस चला जाऊं। काका, सुबह होते ही हम काला पानी तालाब के पास जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रहे हो तो हम कल काला पानी तालाब के पास जाएंगे। अब रात बहुत हो गई है, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। जैसे ही सुबह होती है हम निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों उस काला पानी तालाब के रास्ते से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद भयानक जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल के अंदर गए, वैसे ही उस जंगल में अंधेरा होने लगता है, जैसे रात हो गई हो। यह सब देख के आर्यन डर जाता है। अचानक दोनों रुक जाते हैं। तभी आर्यन बूढ़े आदमी से कहता है, काका, ये कौन सा माया जाल है? जंगल के बाहर तो दिन का उजाला है, और जैसे ही हम जंगल के अंदर आ गए, वैसे ही यह रात का सन्नाटा शुरू हो गया। बेटा, ये उस काला पानी तालाब का रास्ता है। इस रास्ते से दिन में भी रात होती है। अब बेटा, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। ये इस जंगल का माया जाल है, इस पे ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। दोनों आगे निकल गए। चलते चलते जंगल से भयानक डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी ही आगे जाते ही उनको ओ काला पानी तालाब दिखाई देने लगता है। वहां जाते ही आर्यन जोर से चिल्लाकर उसके भाई समीर को आवाज देता है। समीर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो मेरे भाई, घर चलो। तभी अचानक उस तालाब से आर्यन के छोटे भाई समीर की आत्मा निकलने लगती है। भैया, मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम वापस लौट जाओ भैया। ये तालाब बहुत ही खराब है। कुछ दिन पहले मैं इस तालाब के फोटो लेने आया था, लेकिन इस तालाब ने मेरे को अपने अंदर खींच लिया। भैया, तुम एक पल भी यहां मत रुको, जल्दी यहां से वापस चले जाओ, नहीं तो ओ आ जाएगी। लेकिन समीर, मैं तुमको वापस ले जाने आया हूं, तुम मेरे साथ घर चलो। भैया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं जल्दी ही इस काला पानी तालाब के अंदर चला जाऊंगा। ओ आए, उससे पहले तुम यहां से वापस लौट जाओ। इतना बोल के आर्यन के छोटे भाई की आत्मा उस काला पानी तालाब के अंदर चली जाती है। अपने भाई को दूर जाते हुए देखकर समीर रोने लगता है,
लेकिन आर्यन के पास कोई उपाय नहीं था। बेटा, जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने गांव वापिस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई अब तुम्हारे पास कभी वापिस नहीं आएगा। अब हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो तालाब के बाहर आ जाएगी। तभी वहां से दोनों वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद अपने छोटे भाई को वापस लिए बिना आर्यन दुखी मन से अपने गांव वापस लौटने लगता है। आखिरकार इतना ढूंढने के बाद भी आर्यन का छोटा भाई उसके साथ नहीं लौट पाया। ऐसे ही डरावनी हिंदी कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। वॉचिंग फॉर हॉरर वीडियो फॉर भूतिया टुनवाला।